तो आज एक काफ़ी अलग मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि पिछले 7 साल में 2014 से लेकर 2021 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फॉरेन पॉलिसी में कई सारे चेंजेस करे, जैसे कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, क्वाड का ग्रुप और कई सारे फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस करे गए। और एक बात जो हम रिपीटेडली बोलते हैं, हमारी सरकार का भी स्टैंस है कि हम ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, क्लाइमेट चेंज हो, मल्टीलेटरल बॉडीज हो, यूनाइटेड नेशंस, सिक्योरिटी काउंसिल, WTO। हम एक लीडरशिप रोल में अपने आप को देखते हैं क्योंकि इंडिया एक बहुत वास्ट इकोनॉमी है, हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर भी हैं, जोग्राफिकली स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं इंडियन ओशन के बीचों बीच, और प्लस हमारा डियाजापुरा पूरी दुनिया में फैला हुआ है जो कि एक बहुत ही स्किल्ड और बहुत ही टैलेंटेड डियाजापुरा है। ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2014 से 21 तक फॉरेन पॉलिसी में क्या बेस्ट बातें रही हैं और क्या ऐसे एरियाज हैं जहां पे अभी भी हमारे को चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, जहां पे अभी भी हमारे को लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या जहां पे हमारे को लगता है कि भारत की ग्रोथ रुक सकती है। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, इन सब के ऊपर डिटेल में बात करने वाला इस वीडियो में। और क्या इंडिया अगले आने वाले कुछ सालों में ग्लोबल लीडर बन सकता है या नहीं। मतलब कि ये जो वीडियो रहेगा पिछले 7 साल का एक स्नैपशॉट रहेगा जो कि आपको मेंस में आंसर, इंटरव्यू में क्वेश्चंस और ऐसे लिखने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि जितने भी एग्जांपल्स हैं, फैसेट्स हैं, उनको मैं इधर लिंक कर दूंगा। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज में रेफरल कोड मधुद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल दिया है, उसे जरूर ज्वाइन करिए। साथ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप होने वाला है 13 जून को सुबह 10 से 12। देखिए ये जो है 100 क्वेश्चन होंगे, अनअकैडमी के एक्सपर्ट्स ने सेट करे हैं, एकदम प्रीलिम्स के पैटर्न पे होगा, प्लस और माइनस नेगेटिव मार्किंग होगी। जो पहले 50 रैंकर्स होंगे उनको अनअकैडमी के टॉप यूपीएससी मेंटर से गाइडेंस मिलेगी, साथ के साथ अलग अलग प्राइजेस हैं सब्सक्रिप्शन वगैरह पे, सो वो आप एक बारी एनरोल करेंगे नीचे लिंक में जाके। इसके अलावा हमारा कॉम्बैट हर संडे तो होता ही है, तो कॉम्बैट आपको जरूर अटेंड करना है। साथ के साथ 2 जून से अनअकैडमी पे 2021, 22 और 23 के लिए बैचेस शुरू हो रहे हैं। 21 के लिए रिवीजन बैचेस, 22 के लिए 1 साल फुल फ्लेटेड बैचेस, 23 के लिए 2 साल फुल फ्लेटेड बैचेस इंक्लूडिंग प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। साथ के साथ एनसीईआरटी के भी बैचेस शुरू हो रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है और अनअकैडमी पे एनरोल करना है यूजिंग द रेफरल कोड। लेट्स क्रैक इट। सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारी जो नेबरहुड पॉलिसी है उसमें क्या हिट्स रहे हैं, मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब पावर में आते हैं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, जब उनका शपथ ग्रहण समारोह होता है तो नेबरहुड में जितने भी सार्क नेशंस थे उनके लीडर्स को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाता है। उस टाइम से ही नेबरहुड के ऊपर बहुत ज्यादा हमारा फोकस रहा है। अगर हम ये नीचे वाले मैप में देखें तो आज की तारीख में अफगानिस्तान से हमारे को काफी बड़ा चैलेंज मिलता है। क्या है, आगे चैलेंजेस में बात करूंगा। पाकिस्तान से चैलेंज मिलता है, क्या है, आगे चैलेंजेस में बात करूंगा। अगर हम बात करें चाइना की तो यहां से भी चैलेंज मिलता है, और नेपाल। हमारे नेबरहुड में 4 देश हैं इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और चाइना। ये 4 देश हैं जिनसे हमारे को काफी ज्यादा चैलेंज मिलता है। लेकिन नेबरहुड फर्स्ट के अंदर बांग्लादेश के साथ हमने काफी ज्यादा कोलैबोरेशन करा, और आपको याद होगा हमने 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करा बांग्लादेश के साथ एनक्लेव्स को चेंज करने के लिए। साथ के साथ रिवर्स, मन्नू, मुहुरी रिवर और कई सारी छोटी छोटी रिवर्स जो त्रिपुरा और मेघालय से बांग्लादेश में आती हैं, उनके डिस्प्यूट्स को भी हमने रिजॉल्व करने की कोशिश करी। ऑल्सो बांग्लादेश से आने वाले एक्सपोर्ट पे हमने ड्यूटीज कम करी, जिससे कि बांग्लादेश की इकोनॉमी फ्लरिश कर सके। इसी के साथ म्यांमार में इंडिया ने अलग अलग ऑयल और गैस फील्ड्स में इन्वेस्ट करा। हमने इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे में इन्वेस्ट करा। BBIN कॉरिडोर इंडिया ने प्रपोज करा। कहने का मतलब है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ हमारे रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं। ऑल्सो म्यांमार से हम पल्सेस काफी ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। कहने का मतलब है बांग्लादेश म्यांमार के साथ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंडर रिलेशंस काफी अच्छे रहे हैं। ऑफ लेटली म्यांमार में मिलिट्री रूल लगा है, तब से हल्का सा इरिटेंटेंट आया है म्यांमार की वजह से, क्योंकि यहां पे डेमोक्रेटिक सरकार हटा दी गई है और इंडिया हमेशा डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है। अगर भूटान की बात करें तो आपको याद होगा, और इससे बढ़िया एग्जांपल पॉसिबल ही नहीं है, कि डोकलाम क्राइसिस। चाइना ने भूटान में घुसने की कोशिश करी, डोकलाम को कैप्चर करने की कोशिश करी, लेकिन इंडिया ने अपनी आर्मी को भेज के भूटान की सहायता करने के लिए चाइना को डोकलाम में घुसने से रोका।
हमने जो अपनी आर्मी भेजी थी वो अपनी मर्जी से नहीं भेजी थी, भूटान ने रिक्वेस्ट करा था, इसलिए हमने अपनी आर्मी डोकलाम में भेजी और भूटान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी को प्रोटेक्ट करा। कहने का मतलब है कि भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, इनके साथ हमारे रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं। अगर हम अपने साउथ में चलें, मालदीव्स और श्रीलंका की तरफ, हमारे को पता है कि श्रीलंका ने काफी मेजर प्रॉब्लम फेस करी कि श्रीलंका में एक पोर्ट है जिसका नाम है हम्बनटोटा पोर्ट। चाइना ने उसे 99 ईयर्स की लीज के लिए अपने पास रख लिया है। बेसिकली चाइना ने श्रीलंका को लोन दिया, श्रीलंका उस लोन को चुका नहीं पाया और अब 99 ईयर्स के लिए जो हम्बनटोटा पोर्ट है वो चाइना के कब्जे में है। श्रीलंका को इस बात का काफी रिग्रेट है और इसीलिए श्रीलंका अब इंडिया की तरफ मूव करने लगा है, क्योंकि इंडिया ने श्रीलंका में जितनी भी डेवलपमेंट करी है, रेलवेज की, पावर प्लांट्स की, हमारी जो एक पीएसयू है एनटीपीसी, वो श्रीलंका में काफी ज्यादा एक्टिव है। हमारी जो रेलवे कंपनीज हैं, आईआरएफसी, आईआरसीटीसी, ये श्रीलंका में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। सो श्रीलंका के साथ अगेन रिलेशंस इंप्रूव हुए हैं और मालदीव्स अगेन यस टूरिज्म टाइज। और हम एक पॉलिसी फॉलो करते हैं जिसका नाम है सागर पॉलिसी। नेबरहुड फर्स्ट में हमने ब्रीफ एनालिसिस देखा कि एग्जैक्टली कहती क्या है पॉलिसी। उसके बाद अब हम देख रहे हैं सागर पॉलिसी, जिसका मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। मतलब कि ये जो इंडियन ओशन के आइलैंड्स हैं, इधर यहां पे जो इंडियन ओशन के आइलैंड्स हैं, इंक्लूडिंग मालदीव्स, इंक्लूडिंग कोमोरोस, सीशेल्स, मॉरिशस, रीयूनियन आइलैंड्स, ये जो हमारे आइलैंड नेशंस हैं इंडियन ओशन में, इनके साथ ब्लू इकोनॉमी की स्पिरिट में इंडिया ने सागर पॉलिसी फॉलो करी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और इंडिया ने क्या करा, इन देशों को पहली बार डिजास्टर रिलीफ प्रोवाइड करा और इंडिया अपने जो पेट्रोलिंग वेसल्स हैं, जो हमारी नेवी और कोस्ट गार्ड के पेट्रोलिंग वेसल्स हैं, उनको टाइम टू टाइम इन देशों में भेजता रहता है सिक्योरिटी चेक्स के लिए। मतलब कि सागर पॉलिसी के अंडर इंडिया इज एक्टिंग एज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द रीजन। इस एरिया के जो आइलैंड्स हैं, इंडिया उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, इंडिया उनके साथ सिक्योरिटी के डोमेन में कोलैबोरेट कर रहा है, विच इज अ वेरी गुड स्टेप दैट वाज टेकन बाय इंडियन गवर्नमेंट बिटवीन 2014 एंड 2021। कहने का मतलब है जो हमारा लैंड नेबरहुड है, जमीनी नेबरहुड है, और जो हमारा समुद्री नेबरहुड है, देखिए ये जो कंट्रीज हैं सागर वाली, सागर पॉलिसी वाली ये जो कंट्रीज हैं, कोमोरोस, सीशेल, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, ये जो सारी की सारी कंट्रीज हैं, ये सागर पॉलिसी के अंडर कवर होती हैं। मतलब कि नेबरहुड फर्स्ट और सागर पॉलिसी को यूज करके इंडिया ने इस पूरे एरिया में अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करी है 2014 से 2021 तक, जो कि बहुत अच्छे स्टेप्स हैं। इसी के बाद क्वाड की बात करते हैं। हमारे को पता है कि चाइना जो है वो इंडिया को इस तरीके से वर्चुअली एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि आप ये लाल सर्कल देख रहे हो कि चाइना की जो प्रेजेंस है वो पाकिस्तान में भी है, वो ईरान में भी बनाना चाहता है प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस श्रीलंका में है, मालदीव्स में है, बांग्लादेश में है, म्यांमार में है, नेपाल में है, और इधर चाइना खुद है। मतलब कि इस तरीके से चाइना जो है वो पूरे तरीके से इंडिया को एनसर्कल करना चाहता है। और इधर साउथ चाइना सी में यहां पे चाइना अपना कब्जा इंक्रीज कर रहा है। साउथ चाइना सी में चाइना अपनी प्रेजेंस इंक्रीज कर रहा है। कहने का मतलब है इस पूरे इंडो पैसिफिक एरिया में, ये देखिए रेड कलर का एरिया मैं आपको दिखा रहा हूं, इसे इंडो पैसिफिक एरिया बोलते हैं। इस पूरे रेड कलर के एरिया में चाइना अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज कर रहा है और ये एक थ्रेट का कारण है पूरी दुनिया के लिए। हमारे को पता है कि चाइना जो है वो वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी फॉलो करता है, यूनिलेटरल पावर है, अपनी असर्टिवनेस इंक्रीज करता जा रहा है। मतलब कि इस पूरे लाल एरिया में अपना वर्चस्व इंक्रीज करता जा रहा है। इस वर्चस्व को रोकने के लिए इंडिया ने यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है क्वाड ग्रुप। ये 4 देश मिलकर मिलिट्री कोऑपरेशन के अंडर, सिक्योरिटी कोऑपरेशन के अंडर इस पूरे एरिया में चाइना की प्रेजेंस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पहले 1947 से लेके 2012 तक, 13 तक हमने कोई इतनी बोल्ड पॉलिसी नहीं देखी थी। कहने का मतलब है क्वाड एक काफी बोल्ड स्टेप है जहां पे चाइना के खिलाफ हम एक स्टैंस ले रहे हैं। ऑब्वियसली ऑफिशियली स्टेटेड नहीं है कि चाइना के अगेंस्ट है, हम ये बोलते हैं कि हमारे को फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट चाहिए इस एरिया में, जिसका एसेंशियल मतलब है कि वो चाइना से ही हमारे को उसका इंफ्लुएंस थोड़ा सा इधर कम करना है। तो ये एक और बहुत बड़ा हिट है हमारी फॉरेन पॉलिसी का। तो हमने देखा कि किस तरीके से नेबरहुड, इंडियन ओशन रीजन और इंडो पैसिफिक एरिया में इंडिया ने बहुत अच्छी पॉलिसीज फॉलो करी, नेबरहुड फर्स्ट, सागर और क्वाड। अब आते हैं थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। यहां पे आपको पता है मिडिल ईस्ट में 3 अपोजिंग पार्टीज हैं। एक है सऊदी,
एक है ईरान और एक है इजराइल। ये तीनों पार्टीज आपस में लड़ती रहती हैं और इनके प्रॉक्सी ग्रुप्स भी हैं। सऊदी के प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, इजराइल के प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं। इजराइल और सऊदी के इतने ज्यादा नहीं हैं, हार्डली छोटे मोटे ग्रुप्स हैं, लेकिन ईरान के काफी प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं पूरे रीजन में, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। सवाल उठता है कि इंडिया ने मिडिल ईस्ट में क्या पॉलिसी फॉलो करी। देखिए, मैंने आपको बताया कि यहां पे 3 ग्रुप्स हैं, इजराइल ग्रुप, सऊदी ग्रुप, ईरान ग्रुप। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी यह रही है कि ना तो हम इजराइल की साइड हैं, ना हम सऊदी की साइड हैं, ना हम ईरान की साइड हैं। इंडिया की पॉलिसी रही है कि हमारे को इन तीनों के साथ नेशनल इंटरेस्ट में कोलैबोरेट करना है। ना तो हम इजराइल की वजह से सऊदी और ईरान को छोड़ेंगे, ना ईरान की वजह से सऊदी इजराइल को, और ना सऊदी की वजह से इजराइल ईरान को। इंडिया ने क्लियरली बोल रखा है कि इस एरिया में और वैसे भी ओवरऑल भी मैं नॉन अलाइन पॉलिसी फॉलो करूंगा और जो भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट में बेस्ट चीज होगी हम उसको फॉलो करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी भी गए हैं, इजराइल से भी बहुत ज्यादा चर्चा हुई है, और ईरान के साथ तो हमारा चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट तो चल ही रहा है। मतलब कि इस एरिया में हमने बहुत ही ब्यूटीफुली अपनी पॉलिसी को क्राफ्ट करा है नॉन अलाइनमेंट के एसेंस में, जो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक पिलर है। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, अब आप कहोगे प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो रही है। हमने देखा कि इजराइल ने यूएई और बहरीन के साथ अब्राहम एकॉर्ड साइन करा। देयर आर टॉक्स कि इजराइल और सऊदी बैकडोर नेगोशिएशंस कर रहे हैं रिलेशंस को नॉर्मल करने के लिए। देयर आर टॉक्स कि सऊदी और ईरान ने दोस्ती का एक नया प्रोसेस शुरू कर दिया है। मतलब कि इस एरिया में एक उम्मीद है कि शांति आ सकती है। इनकी बैकडोर नेगोशिएशंस चालू हैं कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, वॉर्स हैं, उनको खत्म किया जाए और इस एरिया में प्रॉस्पेरिटी लाई जाए। इस एसेंस में कल को अगर ये सारे देश दोस्त बन जाते हैं तो इंडिया सबसे बड़ा विनर रहेगा, क्योंकि इंडिया ने किसी से भी यहां पे बिगाड़ के नहीं चला और अपनी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी के अंडर इंडिया ने सबके साथ बहुत ही बेहतरीन रिलेशंस बनाए। यह हमारी फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि मिडिल ईस्ट, जो कि एक काफी ट्रिकी एरिया माना जाता है, यहां पे हमने सब पार्टीज के साथ बिना किसी साइड लिए हमने बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखा। लाइकवाइज एक बात और बताना चाहूंगा यहां पे कि बहुत से लोगों को लगता है कि हमने क्योंकि क्वाड ज्वाइन कर लिया तो वी आर एंटी चाइना। देखिए, क्वाड हमने ज्वाइन करा है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट मेंटेन करने के लिए इस एरिया में। हम एंटी चाइनीज नहीं है। क्वाड हमने इसलिए ज्वाइन करा कि हमारे को इंडियन ओशन रीजन फ्री चाहिए, हमारे को इंडो पैसिफिक एरिया फ्री चाहिए। चाइना के साथ हम ब्रिक्स में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और डब्ल्यूटीओ में काफी सिग्निफिकेंटली कोलैबोरेट करते हैं ऑलरेडी। कहने का मतलब है क्वाड में होना, इसका मतलब यह नहीं कि हम एंटी चाइनीज हैं। उस लॉजिक से तो फिर अगर हम यहां पे चाइना के साथ कोलैबोरेट करें तो हम एंटी यूएस भी हो गए। नहीं, ना तो हम एंटी चाइनीज हैं, ना हम एंटी यूएस हैं। हम प्रो नेशनल इंटरेस्ट हैं। जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा हम वो करेंगे। इसके अलावा हम पहले एक पॉलिसी फॉलो करते थे जिसका नाम है लुक ईस्ट पॉलिसी, जो कि पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे उनके टाइम पे शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में उस पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट करा और यह बोला कि जो अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी है वो थोड़ी सी वीक रही है और अब हमारे को ईस्ट एशिया में एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी। देखिए, दुनिया के इस हिस्से की बात कर रहा हूं मैं, दुनिया के इस हिस्से की बात कर रहा हूं, और यह है साउथ चाइना सी, जहां पे चाइना अपना कब्जा जमाना चाहता है। यह है साउथ चाइना सी जहां पे चाइना अपना कब्जा जमाना चाहता है। कहने का मतलब है इंडिया ने आसियान के देशों के साथ कोलैबोरेशन इंक्रीज करा है सो दैट यहां पे जो चाइना का राइज हो रहा है इसको थोड़ा सा रोका जा सके। साथ के साथ इंडिया क्या कर रहा है, क्वाड को और आसियान को इंटीग्रेट कर रहा है। मतलब कि जो क्वाड के 4 देश हैं और जो आसियान के 10 देश हैं, इनमें कोलैबोरेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि सारे देश मिलकर जो चाइना से परेशान है वो उसको इधर इंडियन ओशन रीजन में रोक सकें। मतलब कि आसियान हमारी पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है, चाहे वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो या फिर नेबरहुड या फिर क्वाड की पॉलिसी हो, इंडो पैसिफिक की पॉलिसी हो। आसियान हमारी पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसी स्पिरिट में हमने आसियान के साथ शुरू करा जिसे कहा जाता है बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी, कि आसियान देशों में जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं अगर वो इंडिया में बोध गया वगैरह पिलग्रिमेज पे जाना चाहते हैं तो इंडिया ने उनके लिए इजी वीजा नॉर्म्स, फ्लाइट कनेक्टिविटी, ये सब इंप्रूव करने की कोशिश करी है। इसे कहते हैं बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी। कहने का मतलब है आसियान की तरफ काफी ज्यादा फोकस रहा है और इवन
वियतनाम और थाईलैंड को हम एक मिसाइल भी सप्लाई करने वाले हैं जो हमने रशिया के साथ मिलकर बनाई है, जिसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल साथ क्या ट्रेड वगैरह तो चलते रहता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक्सचेंज ऑफ पीपल, डियास्पोरा, ये सारी चीजें तो चल ही रही हैं। कहने का मतलब है ये जो लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, आसियान सेंट्रलिटी है। देखिए ये कीवर्ड है जो आपको ध्यान रखना है, आसियान सेंट्रलिटी, कि आसियान के देशों के साथ हम काफी सिग्निफिकेंट रिलेशन ग्रो कर रहे हैं और उसको क्वाड के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिससे कि चाइना को इफेक्टिवली रोका जा सके। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट जो हमारे फॉरेन पॉलिसी की रही है पिछले 7 साल में, वो है यूरोप। पहले हमारे लिए यूरोप का मतलब होता था सिर्फ यूके और फ्रांस। जब भी हम यूरोप की बात करते थे पहले, उसका मतलब होता था सिर्फ और सिर्फ यूके और फ्रांस। लेकिन अब भारत सरकार का फोकस यूके और फ्रांस से आगे निकल के जर्मनी की तरफ भी जा रहा है। हमारे समिट साइप्रस के साथ भी हुए हैं, नीदरलैंड और बेल्जियम के साथ हम यूनाइटेड नेशंस में बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं। पोलैंड गए थे रिसेंटली अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कुछ टाइम पहले। यूक्रेन के साथ हमारे ऑनलाइन समिट हो चुके हैं। कहने का मतलब है ये जो पूरा का पूरा ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप है, इसके साथ भी अब हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। मतलब कि यूरोप में जो हमारी पॉलिसी है वो काफी ज्यादा वाइड और ब्रॉड बेस्ड हो गई है। पहले हमारे लिए यूरोप का मतलब था सिर्फ यूके फ्रांस, लेकिन अब यूके फ्रांस से आगे निकल के पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, विच इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। नाउ यहां पे समझने की एक बात और है, मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा क्वाड ग्रुप है, जिसके थ्रू हमारे को चाइना को कंटेन करना और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और ओवरफ्लाइट मेंटेन करना है, हमने देखा कि आसियान को हम क्वाड के साथ लिंक कर रहे हैं, कि मतलब आसियान देशों के साथ क्वाड की पॉलिसी फॉलो करेंगे तो इंडो पैसिफिक में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ओवरफ्लाइट बनेगा। लाइकवाइज यूरोप के साथ भी हम क्वाड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब कि जो क्वाड के चारों देश हैं वो यूरोप के साथ इंडो पैसिफिक एरिया में कोलैबोरेट कर रहे हैं। कहने का मतलब है फ्रांस, यूके, जर्मनी, इन 3 देशों ने अपने शिप्स को इस एरिया में स्टेशन करना शुरू कर दिया, जिससे कि चाइना को रोका जा सके ग्रो करने से, चाइना की जो असर्टिवनेस है उसको रोका जा सके। मतलब कि जो हमारी इंडो पैसिफिक पॉलिसी है कि हमारे को फ्री इंडो पैसिफिक एरिया चाहिए, वहां पे क्वाड के देश तो हैं ही, साथ में हमने आसियान को भी जोड़ने की कोशिश करी है और यूरोप को भी जोड़ने की कोशिश करी है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। लाइकवाइज क्वाड के अंडर अभी तक ऑस्ट्रेलिया जो था वो हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंडर काफी ज्यादा निग्लेक्टेड था, लेकिन 2014 के बाद से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हमारा काफी ज्यादा फोकस रहा है और ऑस्ट्रेलिया के साथ यूरेनियम, कोल, दूसरे मिनरल्स, इंडो पैसिफिक पॉलिसी और पूरा का पूरा क्वाड ग्रुपिंग का जो एजेंडा है उसको हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइकवाइज अफ्रीका में हमने काफी कुछ इधर अचीव करा। देखिए ये जो वीडियो है इसका पर्पस ये है कि आपको पता चलना चाहिए कि हमारा जो मेंस का आंसर और इंटरव्यू बनेगा वो इंटरकनेक्ट किस तरीके से होगा। ये एक स्नैपशॉट है हमारी फॉरेन पॉलिसी का, राइट। इफ यू टॉक अबाउट अफ्रीका, पहले क्या हो रहा था, अफ्रीका के सिर्फ गिने चुने देशों के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे थे। अब आप देखिए अफ्रीका का ये जो ईस्टर्न कोस्ट है ये हमारी सागर पॉलिसी का भी पार्ट है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये हमारी इंडो पैसिफिक पॉलिसी का भी पार्ट है। मतलब कि अफ्रीका जो है वो इंडो पैसिफिक का पार्ट है और अगर हमारे को पूरे इंडो पैसिफिक में चाइना को रोकना है तो अफ्रीका एक काफी महत्वपूर्ण एरिया है। फोकस हमारा सिर्फ चाइना को रोकना ही नहीं बल्कि अपनी खुद की डेवलपमेंट भी है। तो हमारी खुद की डेवलपमेंट के लिए अफ्रीका, उसके रिसोर्सेज, उसकी लॉन्ग कोस्ट लाइन और उसका जो पूरा का पूरा अंडर डेवलप्ड स्टेट है वो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है इंडिया और अफ्रीका को कोलैबोरेट करने में। पहले क्या हो रहा था कि हमने इंडिया अफ्रीका फोरम समिट शुरू करा था जहां पे अफ्रीका के सिर्फ 2 या 3 देश ही पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन 2014 के बाद से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीका के साथ डिप्लोमेसी प्रमोट करी तो अब अफ्रीका के पूरे जो 54-55 नेशंस हैं वो इस समिट में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब कि अफ्रीका में जो हमारी आउटरीच है उसको हमने काफी ज्यादा इंक्रीज करा है एंड अफ्रीकन डिप्लोमेसी पे काफी ज्यादा इधर फोकस रहा है। समझते हैं कि इधर अभी हमारे लिए मिसेस क्या रहे हैं। ये सारी तो हो गई अचीवमेंट्स, अच्छी बातें हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी की वीकनेस भी रही है। पहली बात, अफगानिस्तान के मामले में हमने काफी देर कर दी। हमने तालिबान को टेरर ग्रुप बनाए रखा और तालिबान से कोई बात नहीं करी। अब लगभग तय है कुछ महीनों में तालिबान अफगानिस्तान में पावर में आ जाएगा। और समझने की बात यह है कि इंडिया ने ऑलरेडी $3 से 4 बिलियन यहां पे हरी रिवर पे जो डैम बनाया, सलमा डैम, काबुल में पार्लियामेंट बिल्डिंग, काबुल में ही इलेक्ट्रिसिटी लाइंस। इसके अलावा जो अफगानिस्तान को हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रिसोर्सेज में, पर्टिकुलरली आयरन और कॉपर रिसोर्सेज में, ऑल्सो अफगानिस्तान को जो हमने असिस्टेंस दी कहीं ना कहीं वो सब वेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आने वाला है और तालिबान इज कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान। साथ के साथ
चाइना इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी बिग रोल इन अफगानिस्तान, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। इस वजह से पाकिस्तान क्योंकि अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहा है थ्रू तालिबान, तो चाइना की एंट्री वहां पे निश्चित है। इस चैलेंज को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा ये देखने को रहता है। बाकी हमारे को चाइना की तरफ से बॉर्डर चैलेंज मिल रहा है अरुणाचल में, सिक्किम में, डोकलाम में, अक्साई चीन एरिया में, जहां पे बार बार चाइना के सोल्जर्स की तरफ से हमारे देश में एंट्री हो रही है। नेपाल की अगर बात करते हैं, नेपाल के साथ हमेशा हमने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी फॉलो करी है। नेपाल के सिटीजन को हमने नेशनल ट्रीटमेंट दिया है। बिना किसी वीजा के नेपाल के सिटीजन इंडिया में आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। साथ के साथ नेपाल के साथ हमने रक्सौल अमलेखगंज ऑयल और गैस पाइपलाइन भी ले डाउन करी है। नेपाल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करी, उन्हें अपना पोर्ट एक्सेस दिया और डिफेंस इक्विपमेंट भी सप्लाई करी। एक्सप्रेसवेज और हाईवेज बना रहे हैं नेपाल के साथ। लेकिन फिर भी नेपाल ने चाइना के साथ मिलकर काठमांडू और तिब्बत तक रेल लिंक बनाया। चाइना की वजह से इंडिया को साथ के साथ काला पानी एरिया का जो डिस्प्यूट है नेपाल ने वो उठाया। और 2015 में नेपाल में जो मधेसी क्राइसिस हुए थे और नेपाल में जो ब्लॉकेट लगा था, नेपाल ने उसका सारा ब्लेम इंडिया के ऊपर डालने की कोशिश करी, जबकि इंडिया ने ऐसा कोई ब्लॉकेट नहीं लगाया था। कहने का मतलब है चाइना के सपोर्ट की वजह से नेपाल थोड़ा सा इंडिया से ड्रिफ्ट अपार्ट हो रहा है, लेकिन अभी थोड़े से सिग्नल्स देखने को मिलते हैं कि नेपाल फिर से इंडिया की तरफ मूव कर रहा है। हाउएवर, नेपाल, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, चाइना, ये 4 देश हैं जो नेबरहुड में हमारे को काफी बड़ा चैलेंज अभी पोस्ट कर रहे हैं। नेपाल के साथ चीजें रिवर्स हो सकती हैं जल्दी, लेकिन पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान का एक ऐसा क्वेश्चन है जो देखते हैं कि किस तरीके से रिजॉल्व किया जाएगा। इसी के साथ रशिया की तरफ से हमारे को एक चैलेंज देखने को मिल रहा है आजकल। वैसे तो रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन जब से हमने क्वाड ग्रुप बनाया है, रशिया को ऐसा लगता है कि वो एशियन नेटो है। रशिया कहता है कि जो क्वाड ग्रुप है वो एशियन नेटो है और वो एंटी चाइनीज और एंटी रशियन ग्रुप है। रशिया कहता है कि यूएस जो है वो ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया को साथ में ला रहा है, जिससे कि एक एंटी चाइनीज, एंटी रशियन ग्रुप बनाया जा सके, जिस वजह से इंडिया रशिया के बीच में थोड़ा सा गैप देखने को मिलता है। यह प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व की जाएगी, यह काफी बड़ा चैलेंज है। इसी के साथ यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, ये जो सारी बॉडीज हैं, इनमें रिफॉर्म्स हम काफी टाइम से बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, लेकिन इधर रिफॉर्म के कोई साइंस नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां पे अगेन इंडिया की डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक पड़ती नजर आती है, इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जहां पे हम मेंबरशिप के लिए कई बार अप्लाई कर चुके हैं। तो ये हैं हमारे ब्रॉड हिट्स एंड मिसेस फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया के, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर होता है पिछले 7 साल में। 13 जून को अन अकेडमी का चैंपियनशिप है 10 से 12 सुबह, प्रीलिम्स के पैटर्न पे, इंक्लूडिंग सेवरल प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप। इसको जरूर ज्वाइन करेंगे। हर संडे सुबह कॉम्बैट होता है, ये 11 बजे आपको पता है। 2 जून से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल में। लेट्स क्रैक इट।